ना हो ना। लास्ट टाइम पे वी कंप्लीट अबाउट अवर ईआर गोल्गी बॉडी आई थिंक ना। मैम प्लीज मैम अपना कैमरा चालू कर दीजिए। नहीं, आज बिना वीडियो के ही देखेंगे, सिर्फ आप सुनो। आज रेडियो चलेगा, टीवी नहीं है। यस मैम। ओनली गलती से ओनली कैमरा ऑडियो ऑन हो गया। हो गया। अरे यार, ये तो गलत हो गया। मैं सोची थी आज अपन सिर्फ ऑडियो ही रखते। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो, क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। चलो, लास्ट टाइम पे वी कंप्लीट अवर गोल्गी बॉडीज, है ना, एंड वी स्टडी अबाउट अवर GERL। मैम आपको लाइसोसोम पढ़ाना। मैम हाँ बेटा, वो तो मैम वी से गोल्गी बॉडीज गोल्गी apparatus also। मैम अभी हाँ, एल yes। मैम आप एक बार गोल्गी बॉडी का हम रिवीजन करवा सकते हैं? हाँ, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने देखा था गोल्गी बॉडी में सिस फेस की और ट्रांस फेस की सिस्टर नहीं आर प्रेजेंट, है ना। सैक लाइक जो स्ट्रक्चर था दैट वी कॉल द सिस्टर नहीं। उसमें दो फेजेस देखी थी अपन ने बेटा, एक सिस फेस की और एक ट्रांस फेस की। याद आ रहा है ना। सिस फेस आप अपनी कॉपी ओपन करके रखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। मैंने बोला था सिस फेस इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Yes, ma'am. This phase is also called as forming phase, है ना। तो ER से छोटे से वेसिकल्स बन के आ रहे थे। क्या बोलूं यहाँ पर, सिस फेस के वेसिकल्स को क्या बोला था? ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल। ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स, है ना। तो मैंने चार बातें बोली यहाँ। फर्स्ट बोला सिस फेस प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पर कौन से वेसिकल होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स आर प्रेजेंट। अब ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल किससे बने थे? RER से, RER, है ना। RER से प्रोजेक्शन निकला, बर्ड ऑफ हुआ और उसने मेरा ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल बनाया। मतलब RER ने जो भी सब्सटेंस बनाया था, सिक्रेटरी सब्सटेंस, वो उस ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल में आ गया। अब ये ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल सिस फेस पे आपस में फ्यूज होते हैं एंड दे विल मेक द सिस्टर्नी। ठीक है। अब जिस साइड पे सिस्टर्नी बन रही थी, तो उस फेज को मैंने बोल दिया फॉर्मिंग फेज या सिस फेज। बॉडीज फिर से एक्सप्लेन कर रहे हो? हाँ बेटा, एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ना, तो सही रहेगा। कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे, है ना। तो सिस फेज पे ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स आर फ्यूज विद ईच अदर एंड दे विल मेक द सिस्टर्नी। So on cis phase, new cisternae are formed and mature cisternae are moved upward. Mature cisternae ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली गई है, ठीक है। So on trans phase, we find the mature cisternae. Now this mature cisternae gives the secretory vesicles. इस mature cisternae से trans phase की साइड में, मतलब maturing phase के साइड में secretory vesicles बन रहे थे। यस ठीक है। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल्स में मैंने बोला था, अगर फूड पार्टिकल्स सो रहे तो उसने फूड वैक्यूल बना दिया था। अगर उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे तो इट विल मेक अवर लाइसोसोम। और अगर इसमें वेस्ट होता है तो इट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज दैट वेस्ट आउट फ्रॉम द सेल। वो अपने वेस्ट को सेल से बाहर रिलीज कर देता है। ऐसा देखा था अपन ने, है ना। एंड द मेम्ब्रेन से मैम अपने आप को मैम वेस्ट को सारा मैम हाँ बाहर निकाल देता है। और वेसिकल की मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू हो रही थी। ऐसा अपन ने देखा था, याद आ रहा था, है ना। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको बताऊं यहाँ पर, तो हमने कल देखा था, ये साइड का बोर्ड दिख रहा है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये मेरी PM थी, ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बना था मेरा ER, कुछ ऐसा। इसके ऊपर राइबोसोम थे। यहाँ से बर्ड निकला था कौन? मेरा ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स। ये ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स आपस में फ्यूज हो गए थे और इसने बना दी थी सिस्टर्नी। तो इस फेज को मैंने बोला था सिस फेज, फॉर्मिंग फेज। और यहाँ पर कौन से वेसिकल बने थे, बताओ जल्दी? ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, है ना। ये देखा था अपन ने।
अब यहाँ पर मेरी मैच्योर सिस्टर नहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही थी। यस मैम, इसको मैम मैच्योरिंग फेज कहते हैं। हाँ, इस वाली फेज को मैंने बोला था मैच्योरिंग फेज और इसको बोला था ट्रांस फेज। मैच्योरिंग फेज या इसको बोला था ट्रांस फेज। और यहाँ पर कौन बन गए थे बेटा? सिक्रेटरी वेसिकल। वेसिकल। यहाँ मैंने लिख दिया सिक्रेटरी वेसिकल। ठीक है, अब ये वेसिकल फूड है तो फूड वैक्यूल बनाया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो लाइसोसोम बनाया। अगर इसमें वेस्ट है तो इसमें क्या होता है मैम? वो निकल जाएगा मैम वेस्ट। हाँ, ये यहाँ फ्यूज होता है और इसके अंदर जो वेस्ट होगा वो सेल। मैम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होता है? आप म्यूट हो गई हो मैम Ma'am, you are muted. मैम। यू आर म्यूटेड मैम यू आर म्यूटेड। वीडियो आल्सो ऑफ एंड यू आर म्यूटेड। मैम का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं, नेटवर्क का नहीं है। Our network is all right. शायद से नेटवर्क की प्रॉब्लम। Not net. मैम नेटवर्क इज ऑल राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it is. Visible. यस बेटा। मैम एसीआर में से जो वेसिकल्स बनते हैं वो जाके फ्यूज नहीं होते सिस्टर्नी में? मैम आप फिर से मैम म्यूट हो यू आर गई। म्यूटेड। Ma'am, you are muted. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. My voice is not coming. मैम आपकी Voice आवाज is नहीं not आ रही coming. लेकिन आपका माइक। आवाज नहीं आ Your voice रही is मैम। not coming. मैम अब अनम्यूटेड। बेटा फोन आ रहा था, अब आवाज आ जाएगी। यस अरे आप Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. फोन आया था, मैं काटू उससे 2 सेकंड के लिए आवाज बंद हो जाती है। दैट यू ऑल्सो नो, है ना? तो फोन आने काटने में 1 आध मिनट लग जाता है, तो आवाज बंद हो गई थी, अब वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़े थे हमारे गोल्गी बॉडीज के बारे में। अब हम देखते हैं एंजाइम्स मैम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय द सब्सटेंस। ठीक है, उसको अपन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। कोई एक एंजाइम नहीं होता, बहुत सारे एंजाइम्स का ग्रुप होता है। ठीक है, 40 एंजाइम। अब हम, हाँ बेटा, मैम जो एसीआर में से जो वेसिकल्स निकलते हैं मैम वो सिस्टर्नी में भी जाके फ्यूज होते हैं ना, एसीआर के भी? हाँ 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 हाँ, होते होते। मैम ठीक है, हाँ बोलो। मैम आपने DPQ 11 के अलावा और कोई DPQ भेजा था क्या मैम उसके बाद? DPQ मैंने प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया वाला डायग्राम वाला भेजा था शायद। यस मैम, उसके बाद और कोई सा था क्या? उसके बाद अभी शायद नहीं भेजा। अभी मैंने 2 DPQ तैयार किए, 3 DPQ आई प्रिपेयर फॉर यू। वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और इसके ऊपर एक था, और एक गोल्गी बॉडी, ER, लाइसोसोम, इसके ऊपर एक बेस है, और एक फुल चैप्टर पर बेस है। एक्सक्यूज तो मी अभी ठीक में आपको 2-3 DPQ मिल जाएंगे। हर लेक्चर के बाद DPQ मिलेगा। तब मेरे एक लेक्चर के बाद मैंने DPQ आपको नहीं भेजा था, है ना? वो डायग्राम बेस्ड एक भेजा है, उसके बाद में आपको नहीं भेज पाई। तो सिस्टर्नी में अगर सिस्टर्नी फ्यूज हो चुकी है, उसके बाद अगर जो वेसिकल्स आएंगे वो नई सिस्टर्नी में फ्यूज होंगे। हाँ, वो नई सिस्टर। और मैम उसी सिस्टर्नी में जो पुरानी सिस्टर्नी है उसमें तो फ्यूज होंगे नहीं ना? नहीं, उसमें नहीं होंगे। जो सिस्टरनी एक बार बन गई वो ऊपर शिफ्ट हो गई, फिर नीचे से वापस नई सिस्टरनी बनेगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहेंगे? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने लिखा है लाइसोसोम, है ना? लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम को मैंने बोला दिस लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता है। किससे डिस्कवर किया था? डी डुवे ने, DEDDUVE, डिस्कवर्ड बाय डी
DUVE, डी डुवे ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। मैम आपने क्या बताया था कि दे आर सिंगल हाँ, मैं लिख रही हूँ दे आर सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मैम They are also called suicidal bags. बोल सकती है, हाँ, स्पेलिंग बोल सकती है मैम? लाइसोसोम, मैम जिसने इन्वेंट किया था उसकी स्पेलिंग बोल सकती है? DED डुवे, DUVE। क्रिश्चियन भी था मैम डी पहले। कैपिटल में लिखूं क्या? DUVE, डुवे, डी डुवे, है ना? दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस, एक ही मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज Suicidal bag of the cell. सोसाइडल बैग्स ऑफ सेल, मैम उनका है ना? और हाँ, एंड इट Help in कंटेन, digestion. हाँ, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, It help in it digestion and contains, repair of yes, the tissue. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which help in digestion, which helps in digestion, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, which helps in digestion। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, है ना? इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। मैम व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? बता रही बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज वो MOR है या फिर MAR है? MOR, more, MOR, morphism। It shows polymorphism, that is they are present in different forms। ये अलग अलग रूपों में देखने को मिलेंगे। They are present in different forms। 4 तरह के होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, है ना? PHI मैम? मैम पॉलीमॉर्फिज्म PHISUM, polymorphism, POLYMOR, more, PHIPSM। मैम ये आपने सबसे ऊपर क्या लिखा है? मैम DD। मैम what is डी डुए साइंटिस्ट का नाम है, चुप रहो, शांति से सुनो तो समझ आएगा। पहले मैंने लाइसोसोम के बारे में लिखा, किसने डिस्कवर किया? डी डुवे, DED लिखा जाता है, डॉट लगाया जाता है, फिर डुवे लिखा है DUVE, डी डुवे। फिर मैंने लिखा है दे आर सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। फिर मैंने लिखा है दे आर कॉल्ड द सोसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, है ना? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन डाइजेशन। चारों पॉइंट एक दूसरे से related cell or digestion of food? both depend on the condition। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि in the scarcity of food substance they release their enzymes in the cytoplasm of the cell and they start to digest their own cellular components, है ना? Ma'am? आप और कंपोनेंट्स को खाने लगेंगे तो धीरे धीरे सेल पूरा डाई हो जाएगा, मर जाएगा। उसने, अगर मैंने बोला लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ने माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, गोल्गी बॉडी को भी, ER को भी, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल को अगर वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता जाएगा तो फाइनली मेरा सेल तो मैम वो मैम डिस्ट्रॉय क्यों करेगा मैम? मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैम साइटोप्लाज्म में आएगा कैसे? अब आप सुनो तो सही, जैसे मैंने बोला मेरी सेल बहुत बुरी हो गई है, एज सेल हो गई है, सेल में एजिंग हो गया है, अब वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में मुझे उस सेल का बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को देखते हुए वो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल में ही रिलीज कर देंगे, और जब वो सेल में रिलीज कर देंगे उन एंजाइम्स को, तो क्या हो जाएगा? वो सेल के अंदर के सेलुलर कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे।
और जब वो सेलुलर कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फाइनली मेरे सेल का डेथ हो जाएगा ना, मेरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैम तो सभी एक तो सेल ये ऑर्गन कंडीशन बोली मैंने, और दूसरी कंडीशन मैंने बोली इन द स्कार्सिटी ऑफ फूड। बेटा आपकी आवाज बहुत खरखर होके आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रहा वॉइस। या तो मैं बोलूं अगर मेरे सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का कमी है तो उस कंडीशन में ये लाइसोसोम किसको डाइजेस्ट करेगा? एनर्जी तो उसको चाहिए वर्कआउट करने के लिए, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो वो क्या करता है? सेलुलर कंपोनेंट को ही डाइजेस्ट करना शुरू करता है। Yes, They ma'am. start to digest your own cellular component. पॉलीमॉर्फिज्म? आप पहले मैम इसको क्योंकि तो उसको पूरा तो हो जान एनर्जी देते, चाहिए पड़ेगी। मैम उसको तो पहले पूरा हो जान देते। मैम चलो, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, ये अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ बोलती हूँ मुझे लाइसोसोम, पहला लाइसोसोम होता है मेरा प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं। दूसरा होता है मेरा सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर थर्ड होता है मेरा रेसिड्यूअल बॉडीज, ये आर लिखा है, रेसिड्यूअल बॉडीज। और फोर्थ होता है मेरा ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। फोर्थ वाला नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, अभी दिखा देती हूँ। ऊपर का नोट हो गया क्या? यस मैम। ठीक है, फोर्थ होता है मेरा ऑटोफेज। के नीचे हम कुछ स्पेस छोड़नी है क्या और कुछ लिखने के लिए? हाँ मैं कुछ लिखवाऊंगी यहाँ, इसके जगह छोड़। अब प्राइमरी वैक्यूम, मेरे को पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया। इट प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, 4 अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पहला फॉर्म मैंने बोला मेरा प्राइमरी लाइसोसोम, सेकंड इज योर सेकेंडरी लाइसोसोम, देन रेसिड्यूअल बॉडीज एंड देन योर ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। अब देखो इसका क्या मतलब है। प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडीज, यस है ना? इनको अब सुनना, अब मैं बोलूं, अब सुनना मैंने क्या बोला था जब मैंने ये चीज समझाया था आपको। ईआर के अंदर जो प्रोटीन बना है या जो भी सब्सटेंस बना है, अगर मैंने बोला ईआर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बने हैं या कुछ प्रोटीन्स बने हैं, वो इस ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल के थ्रू गोल्गी में पहुंचे, हाँ कि ना? समझ रहे हो, है ना? अब मैं डायरेक्ट बात करती हूँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की। एंजाइम में मतलब वो प्रोटीन है, ये आपको पक्का पता है? एवरीबडी नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब हाँ, मतलब मैंने बोला इस ईआर से बने थे मेरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो थे इस ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स में आए और फिर फाइनली ये गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में आ गए। मैम आ रहा है समझ में? थोड़ी आ रहा है समझ में, है ना? अब देखो, अगर ये गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में आ गए हैं, अब शायद दिख रहा है ना? अगर ये गोल्गी बॉडी की, फिर से सुनो एक बार, ये ईआर ने बनाया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स में आए, इन्होंने फ्यूज होके सिस्टर्नी बनाया, मतलब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिस्टर्नी में आ गए। मैच्योरिंग फेज में सिस्टर्नी ने बना दिए सिक्रेटरी वेसिकल, मतलब अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ईआर से आते हुए गोल्गी में आए, गोल्गी से सिक्रेटरी वेसिकल्स में आए और इन्होंने बनाया मेरा प्राइमरी लाइसोसोम। आ रहा है समझ में? मैंने कल भी आपको बताया था, अगर इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो इसने लाइसोसोम बना दिया, ऐसा मैंने कल भी आपको बोला था, है ना? तो मैं लिख सकती हूँ प्राइमरी लाइसोसोम, एक मिनट रुक जाओ, प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट लिखो गोल्गी। मैम ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं? बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। जब उनको फूड पार्टिकल मिलेगा तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने क्या लिखा, प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्गी और ईआर, मैं लिख सकती हूँ ना ऐसा? ठीक है, ये गोल्गी या ईआर से मिलकर बने हैं और इसके अंदर होता क्या, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। अब क्या होगा बेटा, दिस प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद द फेगोसोम,
and then it will make our secondary मैम lysosome. व्हाट इज फेगोसोम? है ना, बता रही हूँ, एक वर्ड सुनते ही तुम नहीं पूछोगे तो भी मैं बताऊंगी, है मैम ना। ER में सेकेंडरी वैक्यूल मैम ER में होता है हाइड्रोलाइटिक एसिड हाँ, एंजाइम। प्रोटीन का सिंथेसिस वहां हो रहा है ना, क्योंकि एंजाइम मतलब प्रोटीन यस मैम। है ना। तो ER से प्रोटीन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बन के ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल के थ्रू गोल्गी में गए, गोल्गी से सिक्रेटरी वेसिकल्स में आए और सिक्रेटरी वेसिकल्स ने बना दिया मेरा लाइसोसोम। ये मैंने पूरी प्रोसेस यहाँ आपको बता दी है, और मैंने यहाँ सिंपल लिखा है कि दिस प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज एंड इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब मैंने लिखा है सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा। इन सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना है सेकेंडरी लाइसोसोम, तो मैंने यहाँ पर लिखा मेरा जो प्राइमरी लाइसोसोम था, लाइसोसोम फ्यूज विद फेगोसोम। अब फेगोसोम क्या, सुनो जरा, PHAGO, फेगोसोम। अब मैंने बोला सेल ने फेगोसाइटोसिस के थ्रू, वर्ड याद आता है फेगोसाइटोसिस? यस मैम। यस मैम। साइटोसिस What is phagosome? हाँ, इंडो मैम वो ईटिंग में सॉलिड सॉलिड इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस में दो देखा था, पिनो और फेगो। पिनो मतलब इंटेक ऑफ लिक्विड, फेगो मतलब इंटेक ऑफ सॉलिड। अब मैंने बोला अब अगर मैं इस डायग्राम को मिटा दूं, है ना, मैंने इसको इरेज किया, मैं यहाँ दूसरा डायग्राम आपको बना के बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर बोला है कि मेरे पास यहाँ पर है मेरा, एक सेकंड, ये मैंने वापस यहाँ पर बनाया मेरा पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो ये मैंने बनाई पीएम। अब पीएम से मैंने बोला फेगोसाइटोसिस के थ्रू एक सॉलिड पार्टिकल मतलब फूड का पार्टिकल सेल के अंदर आ गया है। समझ रहे हो बात को, ये कौन है मेरा फूड का पार्टिकल, है ना। अब ये जब पूरी तरह अंदर आ जाएगा तो ये बन गया मेरा क्या, फेगोसोम विच कंटेन आवर फूड पार्टिकल। इसको मैंने क्या नाम दिया है, फेगोसोम, है ना। इसके अंदर क्या है, मेरा फूड का पार्टिकल है ना। ये कौन है, मेरा फूड है। क्लियर, फेगोसोम बन गया। अब मैंने क्या बोला, इस गोल्गी बॉडी ER से यहाँ पर कौन बना था, मेरा प्राइमरी लाइसोसोम। अगर मैं पूरा फिर से यहाँ बनाऊं तो मैं यहाँ डायरेक्ट गोल्गी बॉडी बनाती हूँ, चलो छोटा सा बना देती हूँ। ये मेरा ER है ना, ER से ये बने वेसिकल्स, ये बनी मेरी सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी से यहाँ बन गए मेरे ये। अब क्या सब चीजों को लेबल करूँ क्या, आप बताओ मुझे, आपको आता है ये लेबलिंग? दैट वन यू आ रही है मेरे ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, है ना, ट्रांसपोर्टिंग वी लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे वेसिकल। ये कौन है, मेरी सिस्टर्नी, यस, और ये कौन है, मेरे सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल में कौन है, मेरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। तो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा के बता दिया है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। मतलब ये कौन बन गया है, दैट वन इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। और इसके अंदर कौन है, मेरे, हाँ बोलो बोलो, हाइड्रोलाइटिक होकर फेगोसोम्स के साथ एंजाइम है। मैम आपने यहाँ पे रिड्यूसिबल बॉडी की स्पेलिंग क्या लिखी है? एक मिनट, मैम अरे बोर्ड एक को मिनट थोड़ा सुनो। साइड करना, शिफ्ट। मैम एक बार फेगोसोम बता दीजिए। आप नहीं पूछोगे तो भी मैं 2 बार बोलूंगी, आप बीच में नहीं बोलो ना, कोशिश तो करो ऐसा करने की। ये डायग्राम आपको रटा पड़ा है, एवरीबॉडी नो दैट डायग्राम नाउ, है ना। अब मैंने क्या बोला, ये ER था, ER पे राइबोसोम थे। मैं राइबोसोम भी बता देती हूँ ताकि आप गड़बड़ ना करो, यहाँ भी ER पे राइबोसोम प्रेजेंट है ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये सिक्रेटरी वेसिकल बन गए थे, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, इसने बना दिया मेरा प्राइमरी लाइसोसोम। ये फूड वैक्यूल आया, इसको मैंने बोला फेगोसोम। मैम ये जो अब क्या प्राइमरी होगा? लाइसोसोम जा रहे हैं मैम, वो मतलब वो बढ़ते जा, मतलब आप उनकी प्रोसेस दिखा रही हो कि ये सेक्रेटरी बन, हाँ, कैसे बना, बन के फिर कैसे बना primary वो, हाँ कैसे बना वो मैंने दिखाया है, ठीक
है, आप डायग्राम में डायरेक्ट प्राइमरी लाइसोसोम भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फेगोसोम आपस में फ्यूज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया है ना, प्लस का साइन बना दिया, मतलब मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पर ये ऐसी एक बड़ा वैक्यूल बनाया, इसके अंदर कौन है, ये मेरा फूड पार्टिकल है, दिख रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में, है ना। मतलब अब मैं यहाँ लिख दूं, ये कौन है, मेरा फूड पार्टिकल है, और ये रेड कलर से बने हुए कौन है, मेरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक ई फॉर योर एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाना, इसको मैंने बोला क्या, ये इरेज कर दूं, चलो लिखते रहने दो। ये बन गया मेरा सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा सेकेंडरी लाइसोसोम। अब क्या होगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टार्ट टू डाइजेस्ट, एक्टिवेट हो जाएंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंड दे डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर फूड पार्टिकल। इसने इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनली व्हाट हैपन, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा। अब फाइनली मेरा जो वैक्यूल था, लाइसोसोम था, उसके अंदर क्या बचा, वी हैव ओनली वेस्ट सब्सटेंस इन इट। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ W। W मतलब वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वही बचाना, जो डाइजेस्टेड था वो उसने पूरा डाइजेस्ट कर लिया। यस मैम। ठीक है, अब ऐसा लाइसोसोम जिसमें सिर्फ ये वेस्ट बचा है, इसको मैं बोलती हूँ रेसिडुअल। मैम वो वेस्ट कैसे बनना वापस बताओगे? ये फूड डाइजेस्ट हो गया ना बेटा, जो फूड था उसको मैम जो फेगोसोम और फूड जो तो पहले मेरी सुनो, नहीं पूछना पड़ेगा कुछ भी। मैंने बोला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस फूड पार्टिकल के ऊपर वर्कआउट करा, ये एंजाइम्स ने, रेड वाले एंजाइम ने इस ब्लू फूड के पार्टिकल को तोड़ दिया, पचा डाला, डाइजेस्ट कर लिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद सब्सटेंस को यूटिलाइज कर लिया। अब इसके अंदर क्या बचा, सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचाना, जिसको हम नहीं पचा पाए, जो हमारे लिए वेस्ट है वो बचा। अब मैंने बोला ऐसा वैक्यूल, मतलब ऐसा लाइसोसोम जिसमें सिर्फ वेस्ट सब्सटेंस आर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, दैट वी कॉल द रेसिडुअल बॉडीज। अब मैम माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक भी निकल गया, लेकिन आपने बताया नहीं मैम माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया है? किस चीज ने किसने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया? मैम डिस्कवर तो बाद में बता देना। मैम डिस्कवर करने किया था और नेम बेंडा ने दिया। मैम टॉपिक तुम्हें भी पता निकल गया। कोई बात नहीं, वो सब बुक में लिखा है, और ये साइंटिस्ट अपने लेवल पे अपने को याद करने होते हैं। मैं यहाँ पे, अरे मैं यहाँ पे 10 बार भी साइंटिस्ट का नाम बता दूं तो मेरे एक बार बताने से आपको साइंटिस्ट का नाम याद नहीं होगा जब तक आप खुद बैठ के याद नहीं करोगे। मैं एक डीपीक्यू में भेजती हूँ, अभी आपको तो सारे नाम याद है। मैं एक डीपीक्यू भेजती हूँ। बोलने दो मैम को बोलने दो। मैं एक डीपीक्यू भेजती हूँ सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पे, इतने सारे साइंटिस्ट के नाम है पूरे चैप्टर में। Yes, mitochondria discovered by Albert von Baker and named by Carl Bender. चलो मैं इसलिए मैम आपने लिखवाया था, मैम आपने लिखवाया था। मैम व्हाट इज ह्यूमन? ये रेसिडुअल बॉडी बना। बोलने दो मैम को बोलने दो। मैम प्लीज म्यूट एवरीवन। मैम व्हाट इज नहीं, ह्यूमन? मैं ऐसा होगा किसी दिन कि मैं म्यूट हो जाऊंगी। नाउ यू ऑल टॉक। मैम व्हाट इज ह्यूमन? कैविटी प्रेजेंट इनसाइड दैट। मैम ऐसे तो मैम बहुत सारे लाइसोसोम्स बनते होंगे। तभी तो मैंने बोला बेटा ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअसली दैट प्रोसेस आर ऑफर। और ऐसा नहीं है कि ये एक या दो ही मिलेंगे, ये बहुत सारे मिल सकते हैं अपने को। इट ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशंस ऑफ द सेल, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ये रेसिडुअल बॉडी बनाना, यहाँ पे वेस्ट बचा इसके अंदर। अब क्या होता है,
ये वेस्ट वाली जो रेसिडुअल बॉडी बनी है ये धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है एंड इट में फ्यूज विद दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और इसके अंदर जो ये वेस्ट होता है इस वेस्ट को ये सेल के बाहर निकाल देती है बाय एक्सोसाइटोसिस। यस मैम। है ना, एक्सोसाइटोसिस के बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया। ये फूड अंदर आया, कौन सी प्रोसेस थी? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इनटेक ऑफ और यहाँ मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ फेगोसाइटोसिस because we see here the intake of any solid substance inside the cell। मैम ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती होगी ना? हाँ, फास्ट फटाफट होता रहता है, लगातार हो रहा है ना। तो ये समझ में आया लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कौन सा? जिसमें सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। सेकेंडरी लाइसोसोम कौन सा? जिसमें फूड पार्टिकल भी है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी है। मैंने लिखा है फेगोसोम। फेगोसोम क्या बना? फूड पार्टिकल एंटर करने के बाद बना फेगोसोम। अब रेसिडुअल बॉडी में क्या है? ओनली वेस्ट, तो फिर सुसाइडल बैग तो कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ वेस्ट बचा, या मैं बोल सकती हूँ अनडाइजेस्टेड फूड बचा, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस बचा, उसको मैंने रेसिडुअल बॉडी बोला। ठीक है। और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ऑटोफेजिक लाइसोसोम मतलब वो जो ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सेल में रिलीज कर देंगे, है ना। दे रिलीज देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज कर देंगे तो धीरे धीरे सेल का वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा? सेल के कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। मतलब उसने ईआर को भी खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, गोल्गी को भी पचा लिया, ये वेसिकल को पचा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पचा लिया। तो धीरे धीरे इट स्टार्ट टू डाइजेस्ट योर ओन सेलुलर कंपोनेंट एंड फाइनली द सेल बिकम डाई। ऐसे वैक्यूल को बोलते हैं हम ऑटोफेजिक वैक्यूल, है ना, लाइसोसोम। तो ये क्या करेंगे? इसकी वजह से हम लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। मतलब लाइसोसोम स्टार्ट टू डाइजेस्ट देयर ओन सेलुलर कंपोनेंट। और देखो दो बातें होती है, अगर मैंने सामने वाले को गोली मार दी मतलब मर्डर कर दिया, और मैंने अपने आप को गोली मार दी मतलब मैंने सुसाइड कर लिया। दोनों चीजों में अंतर है ना। यहाँ पे सेल ने अपने आप को मार लिया, सेल डाइजेस्ट देयर ओन सेलुलर कंपोनेंट, अपने आप ही सेल के ऑर्गेनल्स को खत्म करना शुरू किया और सेल अपने आप मर गया। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सुसाइडल बैग। मैम आप एक बार ऑटोफेजिक वैक्यूल्स की डेफिनेशन बता सकती हैं? हाँ, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स मतलब हम कहेंगे लाइसोसोम रिलीज देयर एंजाइम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में अपने एंजाइम को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और वो एंजाइम क्या करेंगे? दे स्टार्ट टू डाइजेस्ट देयर ओन सेल्यूलर कंपोनेंट। ये अपने सेल के सेल्यूलर कंपोनेंट को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस तक जो सेल के अंदर होता है उस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक बता, है ना, इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है। बट यहाँ पर हमको लाइसोसोम अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल रहा है। मैम जो ये हाइड्रोलाइटिक एसिड रिलीज करता है ये न्यूक्लियस और बाकी बड़े पार्ट्स को भी ऐसे इफेक्ट करता है? हाँ मैम, जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आके फेगोसोम बन जाता है। हाँ, तो मैम उसमें कुछ मेम्ब्रेन वगैरह तो जुड़ती नहीं होगी? नहीं, वो जो पीएम ही अंदर आई है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर आई है जिससे वो मेम्ब्रेन से बन गया है। अच्छा मैम, जो फूड पार्टिकल था वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके बन गया, फेगोसोम फ्यूज होके अंदर। हाँ मैम, हमें ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के आगे कुछ नहीं लिखना ना? नहीं, ऑटोफेजिक के आगे लिखना है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो। ऑटोफेजिक के आगे लिखना है हमको। मैम कैमरा लेफ्ट कर दीजिए थोड़ा। रेसिडुअल में अपन ने क्या लिखा है? बेस्ट अनडाइजेस्टेड रहेगा इसके अंदर। ऑटोफेजिक वैक्यूल में लिखते हैं दे रिलीज देयर एंजाइम। मैं डिक्टेट कर दूं, चलेगा? दे रिलीज देयर एंजाइम, दे रिलीज देयर एंजाइम इन साइटोप्लाज्म। मैम हम ये किस चीज के लिए लिख रहे हैं?
ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के लिए, है ना, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के लिए। Ma'am, after Ma'am, that, can you repeat that line? They release their. I repeat. They release their hydrolytic enzyme in cytoplasm. They release their hydrolytic enzymes in the cytoplasm of a cell. In the cytoplasm of a cell, which digests their own cellular components, which digest their own cellular components, and finally cell become destroyed. Finally cell become destroyed. हम ऑटोफेजिक को और भी तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फेजिक का मतलब होता है खाना, और खुद को ही खा लेना मतलब ऑटोफेजिक। सेल्फ डिस्ट्रॉयड। अब मैं भूल गई, आप बताओ क्या लिखा था आपने? wait. They start to digest their own cellular components. शायद ऐसा ही बोला होगा। मैम आप एक बार फिर से इसके बाद यार देखो कहीं लिखा हुआ तो मैंने नहीं लिखा हुआ पढ़ के तो फाइनली सेल बिकम फाइनली सेलुलर कंपोनेंट्स के बाद बता दीजिए। एंड फाइनली सेल बिकम डाई। मैम एक बार मैम फिर से बता दीजिए, मैम रिपीट कर दीजिए। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स मतलब टाइप है एक लाइसोसोम का। हाँ मैंने बोला था they start to release their hydrolytic enzymes in the cytoplasm which digest their own cellular component and finally cell become die। हो गए तीनों स्टेटमेंट? That process we called, चुप हो जा, that process we called autolysis। अभी कोई मुझसे पूछा था ना प्रोसेस को, तो that process we called autolysis। ऑटो मतलब सेल्फ, लिसिस मतलब टूटना। मैम जो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको, हाँ ये जो लाइसोसोम जो ऑटोफेजिक वैक्यूल कर रहे हैं ना, सेलुलर कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सेल का डेथ हो रहा है, सेल मर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। थैंक यू मैम। हमें तब बनते होंगे ना जब मैम सेल ओल्ड हो गई होगी, फिर हम इंजर्ड हो गई होगी। इट ऑब्जर्व इन डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ऑफ देयर ओन। It observe in damaged and aging cells. Mostly it observe in damaged and aging cells. मतलब जो टूटी फूटी सेल है या बूढ़ी सी सेल है, उसके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है, ऑटोलिसिस। मैम व्हाट आर worn out cells? सेल डाई हो जाता है तो अपन भी डाई हो जाएंगे ना, सेल अगर डाई हो जाएगा तो? नहीं देखो, एक दो सेल मरने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी है, लाखों और करोड़ों मर गए तो मैम एवरीडे सेल जाते हैं, क्योंकि सेल नए बनते रहते हैं और लगातार बिगड़ते भी रहते हैं, दे डिस्ट्रॉय आल्सो। मैम तो इसमें हम थोड़ा साइड हो जाइए मैम। फिर मैम वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन जाता है नया सेल, तो नया सेल डिवाइड होगा तभी तो बनेगा ना नया। प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड एंड देन न्यू सेल इज फॉर्म्ड। हमने सेल थ्योरी में देखा था, बर्चाउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, यस मैम, है ना। न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन, हाँ डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी तो हमने सेल डिवीजन सेल साइकिल कुछ देखा ही नहीं है। जब हमारा जेएसओ का क्लास लगेगा कभी, तब हम उसमें ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ेंगे। वैसे मैंने सेल टॉपिक ही काफी अच्छे से पढ़ा दिया है, ऐसा मुझे तो लगता है, आपको पता नहीं क्या लग रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम बेटा सेल की कितनी होती है? क्या बेटा? मैम एक सेल की एवरेज एज कितनी होती है? नहीं वो भी वेरी करता है बेटा, हाँ ये सेल की फंक्शनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि सेल कितना फंक्शनल है।
एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है तो वो जल्दी मरने वाला है, क्योंकि सारी एनर्जी को कंज्यूम कर चुका है ना। अब जैसे एक एवरेज एज ह्यूमन बीइंग का 70-80 ईयर्स है, पर हर आदमी थोड़ी 70-80 साल जीता है। कोई 30-40 में ही मर जाएगा, कोई 10 साल में ही मर जाता है। अगर तो कोई डिसीज हो जाए तो रिकमेंड क्यों करते हैं? क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर? मैम एक्सरसाइज और वर्कआउट करना। वो इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी ना, बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ऑल द बॉडी पार्ट्स बिकम वर्कआउट प्रॉपरली इफ यू आर वर्किंग बॉडी फिट भी रहती है। हाँ, बॉडी फिट रहेगी ना, प्रॉपर एनर्जी मिलेगा, बॉडी का हर पार्ट फंक्शनल रहेगा। आप बैठे बैठे ऑफिशियल वर्क करते रहोगे तो आपको बैक पेन जरूर होना है, आपके पाँव में स्वेलिंग जरूर आनी है, क्योंकि पाँव दिन भर चेयर पे लटके हुए हैं। हम दिन भर अगर खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं तो हमारे पाँव में दर्द होना कॉमन सी बात है, क्योंकि दिन भर हम पढ़ा रहे हैं। सुबह 4 घंटे पढ़ा लिया, शाम को फिर 4 घंटे पढ़ा लिया। मैम जैसे कि हम एक चीज कर बैठे रहते हैं तो हमारे कुछ सेल कुछ काम ही नहीं करते, इसलिए मैम। हाँ, तो फर्क पड़ता है ना। इसलिए वो मॉर्निंग वर्कआउट करना या इवनिंग आफ्टर डिनर यू कैन वॉक सम स्टेप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कोई करता है, कोई नहीं करता। 30% लोग ही होंगे जो करते होंगे, बाकी तो मक्कारी में बैठे रहते हैं, खाना खाया और सो गए। मैम डेली साइकिलिंग करते हम, कोचिंग तक गया था। मैम क्या नहीं करते आप वापस बोलिए। बट देखो, यू आर द किड्स ना, तो यू आर प्लेइंग समवेयर। अभी तो कोरोना में कोई ना खेल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, घर बैठे हो, सिर्फ बैठे ही हो। मैम डेली 2 किलोमीटर रनिंग। क्योंकि अब आप साइकिलिंग भी नहीं कर पा रहे हो ना, आप रनिंग कर रहे हो ना, जॉगिंग कर रहे हो ना, कुछ आप घर पे कर रहे हो, तो आई डोंट नो कि थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैम रनिंग और मैम थोड़ी स्पेस है मैम, उसमें थोड़ा लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, स्किपिंग करो, थोड़ा छत पे जाओ, तो टेरिस अगर है तो प्रॉपर प्लेस पे करो, फ्रेश एयर इनहेल करो। मैम तो लाइसोसोम की मेन फॉर्म ऑटोफेज वैक्यूल से होती होगी, क्योंकि मैम फिर वो मैम what are worn out cells? That means What are worn out cells? worn out होगा, टूटी फूटी सेल्स जो होती है वो। मैम ऑटोलिसिस समझा दो एक बार। अरे यार कितनी बार बोलूं, ऑटोलिसिस मतलब सेल ने अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, अब मैं बैठ गई हूँ, सेल ने अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। जाओ, तुमको पूरी छूट है, तुम किसी को भी मारो, खाओ, पचाओ, कुछ भी करो। अभी तक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अंदर थे, जो अंदर आएगा मैं उसी को गोली मार के उड़ा दूंगा, ऐसा काम लाइसोसोम कर रहे थे। अब उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बाहर छोड़ दिया, जाओ, खुली छूट दे दी, जो करना है करो। तो लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ने साइटोप्लाज्म में आके आतंक मचा दिया, सबको खाना शुरू कर दिया, जैसे वो हनुमान जी ने वो वाटिका में आतंक मचा दिया था, है ना। वैसे यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ने किया और सेल के सारे कंपोनेंट्स को तहस-नहस कर डाला, डिस्ट्रॉय कर दिया। सारे फंक्शन जो कर रहे थे सेल ऑर्गेनल वो सारे डिस्टर्ब हो गए। तो फाइनली मेरा सेल डेड हो गया, मर गया, खत्म हो गया। और ऐसा उन्हीं सेल में देखा जाता है जो वॉर्न आउट मतलब टूटे फूटे सेल होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, या बहुत बूढ़े एजिंग वाले सेल्स होते हैं, उनमें हमको ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स या वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब आ गया समझ में? मैम तो कितनी मैम एक बार ये बता सकते हैं लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि उसने सेल को सुसाइड कर डाला ना, अपने आप को मार डाला। मैंने अपने आप को गोली मार दी, सुसाइड कर लिया, आपको मार दिया, मर्डर कर दिया। अब लाइसोसोम ने अपने अंदर की चीजों को ही खा डाला, पचा डाला, तो अपने आप को मारना तो मैं सुसाइड ही बोलूंगी ना, मर्डर थोड़ी बोलूंगी, क्योंकि उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स खुद के हाँ, सेल पे क्योंकि डायजेस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ऐसा मैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकती हूँ क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑल रिक्वायर्ड एंजाइम फॉर द breakdown of that glucose molecule to liberate the energy in the form of ATP। तभी तो हमने उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला। क्या बेटा? तो फिर हम सेल्स को जर्म से कम हो जाता है। हाँ, तो सेल तो खत्म होगा ना अगर लाइसोसोम इस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो। मैम ऐसे लाइसोसोम अगर मैम अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है तो वैसे मैम फिर सेल को मैम जो बाहर के वो इन्फेक्टेड वायरसेस हैं या फिर बैक्टीरिया हैं
हम इससे कौन बचाता है? मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिटॉक्सिफाई कर देता है ना उसको। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है SCR। और ये मैंने जो बोला फेगोसोम बना है उसमें फूड पार्टिकल है, हो सकता है फूड की जगह कोई और सॉलिड पार्टिकल एंटर हुआ हो, एनी सॉलिड पार्टिकल ना। यस मैम। फेगोसाइटोसिस, अगर वो वायरस, बैक्टीरिया, जर्म, अमीबा, पैरामीशियम अगर कोई भी बॉडी में आता है तो इट एंटर लाइक अ सॉलिड पार्टिकल। क्या उसको ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे क्या? ऑफ कोर्स करेंगे। ओके मैम। दे फ्यूज विद द डाउट फेगोसोम। पूछना था मुझको। हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये हमारे जो ये थे ना वो गोल्गी बॉडीज, उन्होंने अपने आप को डिवाइड करके या अपने आप को सिक्रीट करके सीक्रेटिव वेसिकल्स के फॉर्म में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से लाइसोसोम्स बनाए। तो हमें पता है कि गोल्गी बॉडीज भी RER से बने हैं, तो RER क्यों नहीं बना देता डायरेक्ट उस चीज को? RER डायरेक्ट तो RER में भी तो होगा ना वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नहीं, वो प्रोसेस के थ्रू वहां जाता है, वहां जाके उसमें गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? सिक्रीशन करना। तो गोल्गी बॉडी उसके अंदर अपने और सिक्रेटरी सब्सटेंस को ऐड करती है और तब जाके वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कॉम्बिनेशन बन पाता है। मॉडिफाई कर देती है। राइबोसोम, अरे सुनो सुनो, RER का फंक्शन क्या है? प्रोटीन को बनाना है ना। तो RER तो प्रोटीन बना रहा है। all protein are enzymes। मैम फिर RER को all protein are enzymes, all enzymes are protein, all enzymes are protein but all proteins are not enzymes। उसके पास एनर्जी नहीं बचती होगी हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड को मैम उसके। मैम जो मैम जो RER होता है मैम RER के पास तो मैम प्रोटीन है मैम, वो जरूरी थोड़ा ना मैम वो सारे मैम उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी आते होंगे, उसके अंदर हार्मोन्स भी आते होंगे और भी आते होंगे। हाँ, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो गोल्गी बॉडी उसमें ऐड करती है, तभी वो उसके थ्रू वहां तक पहुंचता है। जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, फिर बॉडी के में सप्लाई हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट के पास जाता है, फिर बॉडी में आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो हार्ट उस ब्लड को पंप कर रहा है। जो रेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और ब्लू जो डीऑक्सीजनेटेड होता है। हाँ हाँ, तो यहाँ प्योर इम्प्योर की जगह हमको बोलना चाहिए ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैम एक्चुअली वो दोनों रेडी होते हैं लेकिन हम कंसीडर वो ब्लू और रेड करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है। बॉडी में देखो ब्लड ओपनली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप मेरी बॉडी को ऐसा थोड़ी पंचर करोगे तो बॉडी कैविटी में से ब्लड निकलेगा, फव्वारा निकलेगा, फाउंटेन ऑफ ब्लड इज अराइजेस, ऐसा नहीं होता है। पता है जब डिसेक्शन करते हैं ना, व्हेन वी कट अवर बॉडी प्रॉपरली, तो एक बूंद भी खून का नहीं निकलता है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेती हूँ व्हेन वी डू द डिसेक्शन। क्योंकि देखो ब्लड कब रिलीज होगा बॉडी के बाहर? व्हेन योर ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड। जब आपकी बॉडी की ब्लड वेसल रप्चर होगी तभी खून बाहर आएगा। बॉडी कैविटी में खून नहीं होता है मैम, मिनिमम तो निकलता ही होगा लेकिन मैम जब डीप कट लगा होगा। अपन ने, हाँ आपने 9th क्लास में पढ़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी नहीं पढ़ा, अभी आप 9th में हो। हम जब तक ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ब्लड नहीं निकलेगा। जब ब्लड हमारी बॉडी में हमेशा ब्लड वेसल में सर्कुलेट होता है, बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ नहीं होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और कॉकरोच को देखोगे ना तो कॉकरोच के अंदर भी फाइंड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी है जिसके अंदर ब्लड भरा होता है। वो कभी सुना है खून भरी मांग? तो खून भरा सिलोम है वो बॉडी की कैविटी जिसमें खून भरा हुआ है। बॉडी को मारूंगी पर बताए उसके अंदर क्या होता है? कॉकरोच इंसेक्ट ग्रुप में ब्लड जो होता है ना वो कलरलेस होता है, मतलब उसमें आरबीसी नहीं है। आप सोचो आप मच्छर को ऐसे मारते हो ना, सुनो एक मिनट मजा आएगा। जब आपने मच्छर को ऐसा मारा तो कब जब वो लाल खून निकला ना मच्छर को मारने से, आपका खून होता है। और जब मच्छर को मारोगे लाल खून नहीं निकला, मतलब उसने आपका खून नहीं पिया है, वो मेल मॉस्किटो है। मैम तो मच्छर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मैम आप ऑफलाइन में डिसेक्शन करवाओगे? नहीं वेट, सर्कुलेटरी सिस्टम तो है बट उसके ब्लड में आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, रेड कलर नहीं है, इट्स ब्लड बिकम कलरलेस।
मैं अभी डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी ना, कुछ निकलता है। जब मैं डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी करता है कुछ और पिगमेंट होता है, खजाना है मेल बायो ना। मॉस्किटो की तो बलि चढ़ जाती है बिना फालतू में। मेल मॉस्किटो की बलि चढ़ती है क्योंकि फीमेल मॉस्किटो तो हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है, मेल मॉस्किटो नहीं करता। देखो आप शाम के समय बाहर खड़े रहो, आपके वो फ्लावर का नेक्टर सक करता है। देखो शाम के समय बाहर खड़े रहो, मैम तो हम मॉस्किटो से ये थोड़ी पूछेंगे कि वो मेल है या फीमेल। अरे यार मैम को बोलने दो। आप पूछो नहीं, आप नहीं पूछोगे तो भी आपका मॉस्किटो से आप बात कर पाओगे, आप मेल हो कि फीमेल हो। तो आपको कैसे पहचाना, मैं बता रही हूँ आपको, सुनो तो सही। अब आप शाम को बाहर खड़े रहोगे, 1 मिनट सुन लो, शाम को बाहर खड़े रहोगे, आपके सिर पे बहुत सारे मच्छर घूमते हुए दिखेंगे, पर वो मच्छर आपको काटते नहीं, आपको मच्छर पाँव में काट रहे हैं। यस मैम, यस मैम, देखा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो पाँव में काटने वाले मच्छर जो है वो फीमेल मॉस्किटो है, और जो सिर पे घूम रहे हैं ना वो मेल मॉस्किटो है। आपको कभी नहीं काटेंगे। मारने के पहले कॉल का कैसा मैम वो करे कि मारने के पहले भी कैसा हो पहचाने उनको। मैम तो मक्खी और मॉस्किटो में अंतर क्या हो जाता है? क्योंकि वो मेल नेवर फीड्स ऑन अवर ब्लड, मेल मॉस्किटो फीड्स ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, तो उनको हमसे कोई मतलब नहीं होता है। मैम फीमेल इसलिए मैम और फीमेल हमारे ब्लड को सक करती है। यस, इट टेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर ब्लड। मैम फिर वो हमारे सर के आसपास क्यों घूमते रहते हैं? मैम वो फीमेल वो के तो टाइम पास कर रहा है, वो अपना गेम खेल रहा है, वो अपना गेम खेल रहा है। मैम हमारे सिर को वो फील्ड समझ के फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं। कंप्लीट खत्म हो गया। whatever you understand। ऐसी छोटी छोटी बातें हम कभी कभी डिस्कस करेंगे बेटा, ये हम पढ़ेंगे जब देखो आपके सिलेबस में हम कहाँ से कहाँ आ गए। सोचो हम लाइसोसोम्स पढ़ रहे थे, काम मच्छर मक्खी पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए, क्योंकि मैं बैठ गई, मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। चलो खैर, क्या बेटा लाइसोसोम क्या? मैम ये टॉपिक खत्म कर दो, टाइम होने वाला है। हाँ यार टॉपिक खत्म कर देते, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। अब सुनो जरा मेरी एक बात जल्दी से, मैं हमारे इसके अंदर पढ़ना रह गया एक सेंट्रोसोम बचा है सिर्फ, और थोड़ा सा पेरोक्सिसोम के बारे में 2 लाइन पढ़नी है हमें। सेंट्रोसोम तो एग्जाम में नहीं आएगा ना? और एग्जाम में आएगा। लाइसोसोम्स भी आएगा क्या? लाइसोसोम आएगा। अरे वेट, लिखा है देखो एक बार, लिखा होगा वहाँ पे लाइसोसोम तक आएगा। अभी सामने होते ना तो मैं इतने थप्पड़ मार देती तुम्हें, चुप नहीं रह पा रहे 2 मिनट। मुझे पता है, अरे सुन तो लो, मुझे पता है लाइसोसोम तक लिखा है, पर ये जो मैं पढ़ाऊंगी सेंट्रोसोम और पेरोक्सिसोम सिर्फ 2 छोटे से पैराग्राफ है मैम। वो अगर सिलेबस में नहीं लिखा है, चुप नहीं रह हो गया तेरा बोलना, अब पहले मेरा सुनना। सेंट्रोसोम पेरोक्सिसोम की 2 लाइन पढ़ना है, सेंट्रोसोम की 4 लाइन पढ़ना है, बस मैक्सिमम हमको 10 लाइनें पढ़ना है। मेरे सिलेबस में नहीं लिखने के बाद अगर मैं उसके ऊपर 2 क्वेश्चन डाल दूंगी तो क्या आप मुझे फांसी लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे। इतना सा पार्ट पढ़ के चुप, इतना सा पार्ट पढ़ के आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में एक्टिविटी और फिर बोला विक्रम वेताल की स्टोरी सुनिए, तुम बोला और मैं उड़ा, तो मैं वेताल बन के उड़ जाऊंगी, क्लास बंद कर दूंगी, तो जरा शांत हो, मत बोलो। तो एग्जाम में आपके सेंट्रोसोम और जो पेरोक्सिसोम थोड़ा सा पार्ट में पढ़ाऊंगी वो आएगा। उसके बाद में आपको वीडियो भेजने वाली हूँ माइक्रोस्कोप के ऊपर, और आपकी एक्टिविटी बेस्ड वीडियो भेजूंगी, है ना? तो नेक्स्ट टर्म पे कुछ हम माइक्रोस्कोप और एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। मैम माइक्रोस्कोप आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। जितना सिलेबस में लिखा है उतना आएगा, उसके अलावा सेंट्रोसोम और पेरोक्सिसोम आएगा बस। मैम जो सर ने कल करवाओगे उसी में ही आएगा ना बस? हाँ मैम ये तो पीछे पड़ गया। मैम इतने सारे टॉपिक में से ओनली 15 क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ वो तो है। मैम इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन, मैम 1-2 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं, मैंने कोशिश किया है कि हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ डालूं पेपर में, है ना? अभी तो मैं आपको 2 DPQ दूंगी बहुत सारे क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन एक में डले हैं, एक में 20 क्वेश्चन डले हैं,
आपको ER गोल्गी का डायग्राम चाहिए था, वो भी मैंने आपको भेजा है। डालोगे क्या? ओके मैम मैम। आपने कैनवास पे मैं बोल दूंगी सुमित सर को, सुमित सर जहाँ भी डालेंगे बेटा, है ना? बाय उस पे मैम। तो पक्का आ जाएगा, मैं बोल दूंगी कैनवास पे भी डल जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपने फोटो डायग्राम DPQ में डाल दिया है, DPQ में डाल दिया है फोटो लेबल करने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा। आप आज ही भेजोगी? मैम कैन यू चलो, डायग्राम डीपीक्यू व्हाट्सएप पे अपलोड करना। मैम डीपीक्यू आप थैंक यू मैम। आज ही भेजोगी? टुमारो भी यूज DPQ। ओके मैम, ओके मैम। कल आपके पास आ जाएगा। ER का जो फोटो है वो कहाँ है? गोल्गी और ER का दिया है DPQ में, गोल्गी एंड ER आई एम गिविंग यू। ओके मैम। मैम यू विल गिव That और only यू you want. है ना? That only you want that time. मैम यू विल गिव और गिवन? Today we give or tomorrow you are getting. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, beta. Bye. Can you focus the diagram? थैंक यू मैम।